नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। वीडियो तो बनते रहेंगे दोस्तों। आज मैं त्यागी जी के लिए एक तोहफा लेके आया। अरे कमाल है। मेलोडी। मेलोडी? ओ मेलोडी, वही जो मोदी जी ने मेलोडी को दी है। अच्छा, वही वाली वीडियो देखा आपने? अभी तक नहीं देखा ना, ठीक से नहीं देख पाया। हाँ, तो ये वाली जो टॉफी है, ये टॉफी नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की है और एक बाकायदा एक वीडियो बनाया है कि मोदी जी मेरे लिए एक अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं, मेलोडी। और जो नॉर्वे से जो कहानी शुरू हुई थी वो इस टॉफी की मिठास के साथ खुल गई है, खत्म हो गई है। तो पूरा देश अगर इस टॉफी को अब खाएगा, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग तो हो ही गई है। हाँ, तो पार्ले की है। पार्ले की है ये, तो आप इसको खाइए, आनंद लीजिए। माफ करना, मैं अगर बस चलता तो सारे दर्शकों को भी एक एक मेलोडी खिला देते अपन। हमारे दर्शक हमारे साथ दिल की गहराइयों से जुड़े हैं। जो मिठास हमारे अंदर आई है उनके अंदर चली गई। जैसे मेलोनी कुछ खाती हैं तो उसका असर मोदी जी को हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। पिछले 12 साल से इस देश में मुद्दे ऐसे ही मिठास गोल गोल के गायब किए जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान जो है वो 157 है। और मोदी जी एक ऐसे देश में पहुंच गए जहां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 1 नंबर है। और वहां की एक पत्रकार है ना लिंग, उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश की और जैसा मोदी जी करते हैं वहाँ से निकल लिए। लेकिन हमारे देश में बहुत चर्चाएं छिड़ गई और कल से आपने सारी देख ही ली होंगी। तो उसका जो अंत है वो मेलोडी के साथ मोदी जी ने आज कर दिया है। कोई मुद्दे स्थायी रहते ही नहीं हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के। और मोदी जी में ये चतुराई है कि वो पिछले 12 साल से देश के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, इसी तरीके से कोई मेलोडी की कहानी ला ला के वो धोते रहते हैं। आज हालात ये है कि 200 रुपये का टूटा फूटा हेलमेट सिर पे लगाया आदमी ये कह देता है कॉन्फिडेंस के साथ कि 5,000 रुपये लीटर भी तेल होगा तो हम उसको खरीदेंगे। बड़ा एक अलग सा ही दुनिया में स्वैग चल रहा है भारतीय लोगों का कि हमें तो मोदी ही चाहिए, चाहे 500 रुपये आटा हो जाए, कुछ हो जाए, मोदी जी चाहिए। और मोदी जी को मेलोडी पसंद है। और मोदी जी पिछले काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि संकट आ रहा है, संकट आ रहा है, लेकिन मोदी जी के भक्त मेलोडी खा रहे हैं। उनको नहीं लगता कि कुछ बुरा टाइम आएगा। और मैं इस कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। एक किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहती है कि कुछ हो जाए दुनिया में, आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। तो मोदी जी ने कम से कम ऐसे भक्त तैयार किए हैं जो अच्छा ही सोचते हैं। ये अलग बात है कि जो लोग पिस रहे हैं उनकी अपनी कहानियाँ हैं। तो त्यागी जी, आपको कैसी लगी मेलोडी? बहुत टेस्टी, अच्छी है। अच्छी है ना? ब्रांडिंग कर दी मोदी जी ने विदेश में जाके हमारे प्रोडक्ट की। शायद पहले भी कभी खाई होगी, लेकिन अब खाने के बाद ये लगा कि ये वो अमूल्य चीज है, थोड़ी दांतों में चिपकती है। हाँ, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को भेंट किया। तो जब ये एहसास हो जाता ना साथ में कि ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है तो उसका आनंद कई गुना हो जाता है। तो आज मैं अपने आप को थोड़ा सा VVIP वाला फील ले रहा हूँ कि मैंने भी ये खाई है। पार्ले की है ये अभी। और इसकी कहानी भी थोड़ी अलग है पार्ले कंपनी की ना जी, बता दीजिए। वही 1900 कहते हैं 39 या 29 में इसकी स्थापना हुई। विले पार्ले एक जगह है मुंबई में, और वहाँ पे पार्ले इलाके में जो कि फैक्ट्री लगी थी तो ये वहाँ पे बनी। लेकिन ये फेमस कंपनी हुई पार्ले जी के जो बिस्किट है ना ग्लूकोज वाले, जी, उनसे ये फेमस हुई है। और मुझे अच्छे से याद है बहादुरगढ़ में इसकी एक फैक्ट्री आज भी है।
और वो फैक्ट्री के बाहर जो आउटलेट है उससे सस्ते पार्ले जी बिस्किट मिलते थे। जी जी। तो ये ट्रक वर्क वाले जो जाते थे ना, उनके हाथ बिस्किट मंगाया करते थे खुले में, टूटे हुए, थोड़ा मतलब कंपनसेशन रेट पे, जायज़ रेट पे वो बेचा करते थे। और आप लोग तो खैर रोहतक में रहे, मिले भी होंगे कभी इन पार्ले जी वालों से। नहीं, पार्ले कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाते हैं, वो शायद लिम्का उन्हीं का है, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, बट पार्ले बहुत बड़ा ग्रुप है। और कोई मिस्टर चौहान है जिसके सर्वे है, उनसे मेरा मिलना एक बार हुआ है मुंबई में। अच्छा, किसी काम के सिलसिले में टकरा गए थे है ना। मोदी जी से पहले तो पार्ले जी से आपका नाता हुआ। हाँ, नहीं, हिंदुस्तान के घर घर में पार्ले जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका सबसे छोटा पैकिंग है उसका वो रेट नहीं बढ़ा रहे, उसका वजन कम करते जा रहे हैं, रेट नहीं बढ़ा रहे। कट वाला जो छोटा सा बिस्किट जो सिलेंडर के साथ में मोदी सरकार कर रही है उसी तरीके से है कि उसमें से गैस कम करते जा रहे हैं ताकि रेट संतुलन रहे। ये जो बाजार के जो नियम है ना, ये बहुत इफेक्टिव है शुरू से ही, और मोदी जी हमारे मास्टर हैं इन चीज़ों के। अब जो नॉर्वे में उनके साथ एक कटु अनुभव रहा, बहुत कड़वाहट उनमें आ गई, वो जाके राहुल की ननसाल में ठीक हो गई। हाँ, राहुल की ननियाल तो है, हाँ, इटली है ना। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ हमारे संबंध लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के इतने अच्छे होने चाहिए कि राहुल गांधी यहाँ से कहते हैं कि आप मोदी जी जा रहे हो, आप ये कुछ हमने बनाई है पिन्नी उन्नी, नानी के घर दे दियो। नानी के घर दे देना, तो भारतीय संस्कृति है। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो जाता है। नॉर्वे में जो उनके साथ घटित हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, और मैं उसको कुप्रबंधन मानता हूँ, मिसमैनेजमेंट। जो लोग पहले से तय था सर, मिसमैनेजमेंट नहीं है। नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। आज अब मैं बहुत सारी चीजें ऐसे करूंगा जैसे ऐसा लगेगा लोगों को कि मैं मोदी जी की तरफ मेरा झुकाव हो रहा है। क्योंकि इस पक्ष को मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा, इसमें सब सही है, सब सही है, सारे पात्र जितने भी इस कांड में हैं वो सब सही हैं, लेकिन परिणाम गलत है। शुरुआत होती है कि उन्होंने प्रश्न कर लिया, वो कह रही है भाई प्रश्न करना मेरा अधिकार है, मैंने कर लिया, तो आपको जवाब नहीं देना तो आप मना कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री वहाँ रुकते जब उन्होंने कहा, और प्रश्न सुनते और मुस्कुरा के चले जाते, या चाणक्य की तरह अपने अमित शाह की कह देते चलो बहना। बहुत हो गए भाई, कितनी बड़ी खबर बनती कि वहां भी उन्होंने भारतीय शब्द बहन कहा, प्रधानमंत्री ने बहन कहा, भारतीय संस्कृति, मतलब कई बार मोदी जी चूक जाते हैं इस चक्कर में। हाँ, कहते चलो बहना रहना तो क्या। और उसकी वजह मुझे ये लगती है कि वो देते हैं ना, हाँ, जब यूरोप और वेस्ट यूरोप में जाते हैं ना ज्यादा, उन जगह शायद कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनमें। एक तो ये जो अंग्रेजी है ना, ये बड़ा तंग मार जाती है, उनको मार रही है। लेकिन उसका भी उन्होंने टीपी लगा लेते हैं, वहां भी लगाया था, लेकिन मुझे लगता है वो हिंदी टीपी पे पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन यूरोप के और अमेरिका के लोग इस चीज से कोई हीन भावना नहीं देखते कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ बहुत देश हैं जो अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ रुक के ये कह के अपनी बात को निपटा सकते थे, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा हो गया। अच्छा, वो जो थी महिला पत्रकार वो भी अड़ गई। वो इसलिए अड़ गई कि उन्होंने अपने देश में वो माहौल देखा, प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 का देश है, और वो कह भी रही हैं कि जो सबसे प्रियस्ट देश है उसके आप सवाल क्यों नहीं ले रहे। मेरे ख्याल से उनको ये पूरी उन्होंने स्टडी की थी कि मोदी जी भारत में कभी पत्रकारों के सवाल नहीं लेते, ये उन्होंने, और ये होता भी है और होना भी चाहिए। अच्छी बात है कि जब भी कोई अतिथि आपके देश में आ रहा हो या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हो उसके बारे में हम सारी डिटेल ले लें, तो लेकिन उसका क्या बिगड़ना था, पत्रकार का कुछ बिगड़ना नहीं, और इनके पल्ले कुछ रहा नहीं, किरकिरी होगी सारी की सारी। अब सवाल इनकी किरकिरी देश की किरकिरी से जुड़ी होती है हमेशा। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 157वें स्थान पे हैं 180 देशों की सूची में। आपने कभी 158 से लेकर 180 वालों को कहीं देखा चर्चा में? नहीं आते जी, वो सेक ही नहीं बगाड़ते। दूसरे हम 157 पे इसलिए हैं कि पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका हमसे आगे है, और वो होना चाहिए, और है कायदे से। मनमोहन सिंह जी के समय में भी ये सूचकांक 105, 120, 130 यहीं तक जाता था। ऐसा नहीं था कि हम पहले 10 नंबर पर आते थे और हम बिल्कुल अंतिम के 10 नंबर पर आ गए। तो हमें कुछ चीज़ों को मानना चाहिए, क्योंकि
ये जो प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ये ऐसी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कोई जज थे शायद बहुत बड़े, उन्होंने कहा था टू मच डेमोक्रेसी, शायद जयशंकर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा लोकतंत्र हम भारत के लिए उचित नहीं मानते। चाइना ने तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में, वहाँ तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। तो कहीं हमारे नेतृत्व के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि लोकतंत्र और फ्री प्रेस और ये जो इंस्टीट्यूशन फ्रीडम है, ये हमारी जो विकास की यात्रा है उसको बाधित कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है धर्मेंद्र जी कि हम हमेशा तुलना में मारे जाते हैं। हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि मैं प्रेस फ्रीडम में इस कदर विश्वास करता हूँ कि उसके जो खतरे हैं, प्रेस फ्रीडम के खतरे हैं उसके, उससे भले ही कितना नुकसान हो जाए, लेकिन प्रेस की आज़ादी पे हमला नहीं होना चाहिए। 14 से पहले मोदी जी भी ऐसे ही बोलते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही बात है। मोदी जी ने भी, उनकी वीडियो आ रही, वो कह रहे हैं कि कितना ही ताकतवर आदमी हो, प्रेस सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, वो कह रहे हैं अब 14 से पहले। लेकिन 2014 के बाद का जो भारत है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उन मोदी जी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं, विरोधाभास। अब लोग कहेंगे जी प्रेस को आज़ादी नहीं है भारत में। आज़ादी तो है, आज़ादी तो है, आप और हम कर रहे हैं, है? जितने भी जो सोशल मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया, वो सारा का सारा। ये अलग बात है कि किसी का यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, किसी का फेसबुक बंद हो जाता है, वो अलग इशू है, वो अलग चीज है, पर कर तो रहे हैं। लेकिन वो पैरेलल खड़े कर देते हैं। अब रवीश कुमार या इस तरह के जो लोग हैं पूरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो करते क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कॉरपोरेट मीडिया वर्सेस पब्लिक मीडिया, लड़ाई ये है। हमने गोदी मीडिया नाम देके ना उसको बहुत छोटा कर दिया। कॉरपोरेट मीडिया है वो, चूंकि हमारे मीडिया संगठनों पे आज की तारीख में 2-3 लोगों का कब्जा है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, सरकार को वो सूट कर रहे हैं। सरकार क्यों गारंटी ले भाई कि आप क्रांति करो? ठीक बात है। आप सोच सकते हैं कि मोदी जी फोन करके कहें एनडीटीवी को, यार आप लोग तो मेरी आलोचना ही नहीं कर रहे, आप करो। ठीक, तो एक परेशानी तो ये। दूसरी क्या है कि मोदी ने जो अपना तरीका इजाद किया है प्रेस लोगों से बातचीत करने का, वो बड़ा विचित्र है, जो पहले कभी भारत में नहीं हुआ। जो मैं तुलना की बात करता हूँ कि बहुत शानदार चेहरे विभिन्न क्षेत्रों से लाके उनके सामने परोस दिए जाते हैं और उनसे वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी। ऐसे सवालों के जवाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब पर बंटवारा वायरल हो रहे वो वीडियो, हाँ, क्या बंटवारा रखते हुए नहीं, 29 तो आगे आ गया, उसकी तो भी तैयारी है कि वो एक्चुअल में उसे ही मीडिया मानते हैं। तो ये क्या है, अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे कि 2002 के जो दंगे हुए थे गोधरा के गुजरात में, उस समय मोदी जी को एक ही अफसोस हुआ जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया होगा तमाम चीज़ों का, कि वो मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए। और बीबीसी को उन्होंने तत्काल उसके बाद जब इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि हम मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए। अभी तक वो ये सोचते हैं कि मीडिया मैनेज नहीं कर पाए। उनको ये लग रहा है कि मेरी छवि जो भी खराब हुई या मेरे पे प्रतिबंध लगा कि अमेरिका का वीज़ा नहीं होगा, वो सब इस मीडिया की वजह से है। तो एक मीडिया के प्रति उनके मन में एक आक्रोश, एक क्षोभ, एक गुस्सा, पुराने कटु अनुभव है। और वो आपने करण थापर जी का इंटरव्यू देखा हो, विजय त्रिवेदी का इंटरव्यू देखा हो, वो इस कदर चले जाते हैं, इतने पर्सनल हो जाते हैं कि वो सवाल का जवाब नहीं है। उनका दिल करता है कि इसको थप्पड़ मार के बाहर उतार दूं हेलीकॉप्टर से। भाई मनुष्य है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। वो ये नहीं कर पाए कि 2002 के नरेंद्र मोदी को 2014 के नरेंद्र मोदी में थोड़ा फर्क कर ले, कि वो उस समय उन्होंने, उनका जो मिशन था वो पूरा हो गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। यहाँ आने के बाद उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए था, जैसे वो बार बार करते हैं, लेकिन कर नहीं पाए। सत्ता का चित्र बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो आज जो ये कॉरपोरेट मीडिया है ये रेंग रही है उनके सामने, और इसके जितने भी चेहरे हम देखते हैं एंकर वगैरह, ये भी सारे रेंग रहे हैं। और इसी आधार पे हम ये कहते हैं बार बार, क्या करें सर, वो यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, नौकरी बचाना चुनौतीपूर्ण हो गया उनके लिए। बाकी उन्होंने सबको छूट दे रखी है, करो। कभी कभी बीच बीच में इलाज होते रहते हैं, ये पहले सरकारें भी करती थी इलाज, ऐसा नहीं है। तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जिस तरह का अंकुश मीडिया पर लगाया जा सकता है, बहुत सफलतापूर्वक इन लोगों ने लगाया। दूसरे, इनको कहते हैं पीएमओ से आदेश आते हैं, ये स्क्रिप्ट पढ़ दो, वो पढ़ दो, ये भी है।
तो अब मोदी जी कहते हैं कि जब मैं जाऊं विश्व में तो वाहवाही हो कि चारों तरफ बहुत आपके लोकतंत्र है, बड़ी आज़ादी, वो चीज़ नहीं मिलेंगी। क्योंकि आप ये देखिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री की जब बातचीत वहाँ के मीडिया से हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति करी, शायद उसी महिला पत्रकार ने, उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो उसके पीछे पड़ गए कि हाउ कैन यू से दैट कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, वहाँ मीडिया फ्री नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे। लेकिन वहाँ मुझे एक सख्त मतलब लगा सर कि जब मोदी जी की यात्रा वहाँ पे प्रस्तावित थी तो ये नॉर्वे को भी पता था और बताया भी गया होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं, और उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त भी दी। जो देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, वो इसकी इजाज़त कैसे दे सकता है कि हमारे यहाँ सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अब इसे ही तो मिसमैनेजमेंट कहते हैं। ये किसी भी तरह से उनसे निवेदन कर लेते, इस चीज़ को हटा देते। मैनेजमेंट का मतलब यही है। उसके बाद जो ज़्यादा किरकिरी हुई है इस बात से कि जो सीवी जॉर्ज हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी, वो तो बेचारा मोदी जी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने पूरा निबंध पढ़ दिया। ये मोदी जी भी पढ़ सकते थे ऐसे निबंध। मोदी जी की राह पे चल उन्हीं से सीखा है जी। वो ये समझा रहे हैं कि कोई भी देश कैसे बनता है, उसके पास एक भूगोल होता है, वो भी हमारे पास भी, एक संप्रभुता होती है वो हमारे पास है, जनसंख्या है वो हमारे पास है। मतलब 8वीं 9वीं क्लास के बच्चा जो निबंध पढ़ता है वो उसको समझा रहे हैं, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। और वो रोक के बीच में कह भी रहे हैं कि आप टू द पॉइंट जवाब दो। लेकिन उन्होंने और भी ज्यादा किरकिरी करा दी। तो मोदी जी के साथ जो हुआ प्लस ये वाला, दोनों मिलके एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया। और भारतीय विपक्ष तो भाई, अब विपक्षी या देश में आपने एक ऐसी फौज तैयार की है भक्तों की और एक अपने दुश्मनों की। तो भक्त अपना रोल अदा कर रहे हैं और जो शत्रु पक्ष है वो अपना कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? करने चाहिए, विपक्ष क्यों ना करे भाई? आपने उनको इतना जलील कर रखा, इतना परेशान किया हुआ है कि उन्हें मौका चाहिए। अब वो खैर इटली आ गए। मोदी जी की बड़ी खासियत है कि वो भूल जल्दी जाते हैं सारी चीजों को। मुझे पता था, मुझे कल से शक था कि ये जब इटली पहुंचेंगे ना, कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि ये जो पिछला सारी कड़वाहट है इसको भुला देंगे। और अब ये देखिए कि वो भारत में रहते हुए हंसते बहुत कम है। वहाँ मेलोनी के साथ बहुत हंसे हैं, उनकी रील आ रही है रोमांटिक गानों का, पता नहीं क्या क्या आ रहा है वहाँ। नहीं, वो उतना नहीं होना चाहिए। इटली में राहुल गांधी जाके खुश होते हैं, उतने ही खुश अपने मोदी जी भी जाके। ये राहुल का तो पता नहीं खुश होते हैं कि कभी फोटो तो आए। नाना के जाके खुश तो होता ही होगा इंसान। वो ऐसे भारतीय नाना मामा ना होते कभी, आप सोच रहे वहाँ ये भी हो सकता है भांजे को कह देते हो उस होटल में ठहर जाओ और वहीं पर खाना खाना। यहाँ ऐसे वाले मामा नहीं होते, वाले मामा ना वो कोई मतलब ही नहीं है। और खैर वो अपनी नानी की सेहत के लिए पूछने जाते थे। तो अब मोदी जी, चलो अब यात्रा उनकी मेरे ख्याल से संपन्न हो रही होगी, अब आ जाएंगे वापस। आ जाएंगे। तो उनके साथ जो मैं बता रहा था बड़ी विशेषता ठीक उसी तरीके से कि कोई आदमी लड़ा हो, पिटा हो, धूल मिट्टी होगी तो कपड़े झाड़ के ना एकदम तैयार होकर खड़ा हो जाता है और ऐसे एहसास कराएगा जैसे उसके साथ कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छा मानवीय गुण है। अगर आप इसी निराशा में चले गए कि जी मैं तो पिटा हूँ, नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसा ही और आप महीनों तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, गिर गया, हाँ, तो एकदम से खड़ा हुआ तो लोग हंस रहे थे, बोला हंस क्या रहा हो, मैं तो उतरता ही ऐसे हूँ। तो है ना, किसी भी भाव को, चाहे वह निराशा हो, उसको बहुत लंबे समय तक कैरी नहीं करना चाहिए। उठ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो कुछ लोगों ने कहना आज ही कह देंगे, कल तक कह लेंगे, उसके बाद खत्म। मोदी जी हमारे इवेंट क्रिएशन में तो नंबर 1 है। वो चित्रा लगी हुई थी ये बताने की कैसे ये जो लड़की है, हाँ, लिंग, ये कैसे जोर शोर से जुड़ी हुई है, वो तो है, वो तो पूरा काम लगा रखे, पूरा कनेक्शन है। मेरे ख्याल से ये भी आएगा कि जब राहुल गांधी 2000 में या उससे पहले कभी गए होंगे तो वहाँ उससे मिले थे, वहाँ होटल पर खाना खाया था वगैरह वगैरह। मतलब अब जो पोस्टमार्टम हो रहा है वो तो विचित्र ही हो रहा है। उसने हालांकि राहुल गांधी से टाइम मांगा, राहुल गांधी ने दिया भी है, टेलीफोनिक कोई इंटरव्यू करने जा रही है वो। देखो मोदी जी की बड़ी विशेषता है कि उन्होंने आपको कहाँ उलझा दिया। तेल या किस्मत उनके साथ है या वो जानबूझ के करते हैं। महंगाई, अभी तो वो कह रहे थे राष्ट्रीय आपदा आ रही, दुनिया बड़े संकट में, सब खत्म हो जाएंगे, अब टॉफी सारा हिंदुस्तान चिंता में चला गया और उन्होंने वहां हंसते हुए। अब जो भाजपा के समर्थक हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो, एक तो मैं पढ़ रहा था कि मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर, 24 घंटों से वो 36 घंटों से बेहोश थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे भक्तगण। जैसे ये दिया गया उनके हाथ में कि चलो शुरू हो जाओ टूल किट, तो मोदी जी का इसको बताया जा रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर। अब इसमें क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि भी मुझे टॉफी दी है इन्होंने और
बहुत अच्छा है। फिर मोदी जी कहते हैं मेलोडी। अब मोदी और मेलोनी, मोदी प्लस मेलोनी में कैसे आप मिला के ये मेलोडी बनाओगे? मोदी एम से मो, हाँ, मतलब एम आ गया और ऐसे मिला दिया, मिक्सअप सा कर दिया। हालांकि तो जब मिला दिया तो मिला दिया। अब इसका यही असली रूप है कि मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल टू मेलोडी। मेलोडी। अब इसमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो जितना हंस रहे हैं, लगता ही नहीं कि वो नर्वस आ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे सीधे विजय अभियान पे के बाद जैसा किसी के बर्थडे पे आए हैं। नहीं, वहाँ जब प्रदेशों में जीत हासिल करके भाजपा मुख्यालय जाते हैं, उसके बाद वो सीधे इटली चले गए कि मैंने बंगाल जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, और उस जीत के हर्षातिरेक में जाके वो सब भूल गए क्या है। खैर, बुरे वक्त को भूलना बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी भूल जाना चाहिए। पेट्रोल में 30% एथेनॉल अनिवार्य कर दिया सरकार ने। वो भी कर दिया है। ये अलग बात है कि जो गाड़ियां हैं वो 10% के लिए ही इनका इंजन बना है। पहले 3 रुपए बढ़ाए थे, अब 90 पैसे बढ़ाए हैं, धीरे धीरे करके। देखो ये तो 90 पैसे रोजाना बढ़ा दे आराम से, रोज 90। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आप कह रहे थे ना कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 5,000 भी खरीद, उनकी औकात कुछ नहीं है, वो खरीदते ही नहीं थे। वो दरअसल वो मानसिक रूप से बीमार लोग 5 किलो वाले हैं जी। वो उस दिन को रोते हैं जब उन्होंने मोदी जी को अपना ईश्वर मानना था, पूजा शुरू की थी। आप देख लेना कभी पूछ के, वहां से हटा दो माइक से, और फिर उसके बाद कहेंगे। एक वो जो गोल्ड का व्यापार करने वाले मेरठ वाले का एक देख रहा, अब भैया बोनी ना हो रही, लाले पड़ गए बोनी के। वो मेरठ वाली भाषा है, तो मेरे जिले की भाषा भी आसपास वैसी है। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि बड़ा कष्ट, बोला हम तो मर गए, हम तो चाय की दुकानें खुलवानी पड़ेंगे बच्चों को अपने। तो अरे 2:30 बज गए, आज एक बोनी भी नहीं हुई। हाँ, जबकि गोल्ड स्मिथ या गोल्ड के व्यापार के जुड़े जो व्यवसायी, उनको तो आदमी और बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखता है कि बहुत अमीर लोग हैं वगैरह वगैरह। खास बात ये जो सराफा से जुड़े हुए लोग हैं, ये 100% मोदी जी के समर्थक माने जाते हैं। कोई एकाध इक्का दुक्का हो सकता है। मोदी जी सारा हिसाब किताब, जिन्होंने उनको पसंद किया है वो उनको ये एहसास करा के जाएंगे तुम गलत थे। ठीक है, चूंकि अब मोदी जी जो है ना लपेट रहे हैं, अब लपेटने का प्रोसेस शुरू हो गया कि मैंने जितना भी 10-12 साल में मैंने कुछ करा था वो वैश्विक कारणों से सारा पानी बह गया, लपेटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो इनको एहसास कराएंगे कि तुम अपने भ्रम से बाहर निकलो, तुम मुझे ईश्वर मत समझो। फिर किसी दिन वो कहेंगे ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, मैं तो बायोलॉजिकल ही था। ये किसने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल था? चूंकि उनसे फिर भी कोई नहीं पूछेगा। तो मोदी जी, एक उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस देश की है कि 12 साल से जब से भी वो हैं, रोज देश उनको याद करता है। देश के कम से कम 100 करोड़ लोग रोज बच्चों को छोड़ दो किसी उनको न याद किसी करते बहाने हैं। उनको याद। और वो लगातार व्यस्त रखे हैं। मैंने कोई ऐसा दौर नहीं देखा भारत की राजनीति का कि पहले भी सरकारें होती थी, प्राइम मिनिस्टर होते थे, हम बात ही नहीं करते थे। अब तो बात ही खत्म नहीं होती। दूसरे जो उन्होंने मनोरंजन किया है इस देश का, एंटरटेनमेंट किया है। आपको पता था कि भारत में 10-12 करोड़ 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपने सत्यानाश की कीमत पे भी समर्थन दे सकते हैं किसी को? तो अभी पता चला। और नए नए किस्म के भक्ति के प्रकार समझ में आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल, मतलब मोदी जी ने तो जो आंखों के सामने हमारे पर्दे पड़े हुए थे ना हम भारतीयों की, वो हटा दिए। तो उन्होंने प्रबोधन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ों का वो निवारण कर रहे हैं। और देखो, जब अवतार धरती पे आते हैं तो उनको बहुत लोग को समझ ही नहीं पाते कि किस उद्देश्य से आए। उनका उद्देश्य पूरा हो गया, इनके जाने के बाद महसूस करेंगे वो, जैसे मनमोहन सिंह के जाने के बाद लोग महसूस कर रहे हैं वो कैसे आए, कि वो क्या बंदा था। जो मैंने शुरू में कहा ना, हमारी प्रॉब्लम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, तुलना है, कंपैरिजन है। कि जब दो चीज़ों में तुलना करते हैं ना तो फिर हमारी दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब मत करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरी दुनिया में कहीं देख लो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके जो नंबर 1-10 से आ रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे, और जो लास्ट वाले हैं वो, क्योंकि उनका तो नेचुरल है। चाइना सबसे, और जो हमसे पिछड़े हो ना वो बात कर रहे। भारत आर्गुमेंटेटिव इंडिया, अमर्त्य सेन ने जो किताब लिखी है, सच में ये बहस करने में, वाद विवाद करने में इनके आगे कुछ है ही नहीं। चूंकि इतने ठलुए, इतने खाली लोग हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं। ऐसे वो अवधेश जा कहते हैं कि बकैती में नंबर 1 है। अब बकैती करते हैं, कहते यहाँ पे बोला बकैत इतने लोग हैं, ये अगर बकैती खत्म हो जाए बोले भारत तो मर जाएगा। ये अच्छा दौर है। मैं आपको बहुत पहले ले जाता हूँ, आपकी पैदाइश से भी पहले की चीज़ें। रात को 8:45 बजे खबरें आती थी। ग्रामीण जीवन क्या है, वो आमतौर पे बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, तो जैसे अंधेरा हुआ धीरे धीरे अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने सोच आ जाते हैं।
तो 8:45 की खबरों तक कुछ लोग जागते रहते थे खबर देखने के लिए, और वो किसी एक बैठक पर इकट्ठे हो गए, वहाँ ट्रांजिस्टर में खबरें आ रही हैं। उन 15 मिनट में जब समाचार आते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। बीच बीच में कभी कभी हुक्का इधर दे दिया ना, ले हैं या गुड़गुड़ा लिया, उसकी आवाज़ आ जाए तो आ जाए, लेकिन बड़ी तन्मयता से सुनते थे। 9 बजे जैसी समाचार समाप्त थे, उसके बाद जो तबसरा होता था, टिप्पणी होती थी, बड़ी सारगर्भित होती थी। और मैंने खुद देखा है कि ऐसे लोग जिन्हें हम समझते थे कि इनको ज़्यादा समझ नहीं होगी, वो बात करते थे कि इंदिरा गांधी क्या गलती कर रही है, मोरारजी देसाई को क्या करना चाहिए, कहाँ मानसून पहुंच गया। मान सिंह कहते थे मान सिंह कहाँ पहुंच गया यार, मोहन सोहन कहते थे बाजे बाजे। तो बड़ा एक शानदार जिंदगी थी वो। और फिर धीरे धीरे वो 8:45 के आए हुए लोग 8:30 से शुरू होते थे, 10 साढ़े 10 बजाते थे, बातचीत करते थे। हाँ। और वहाँ ना तो कोई ड्रेस कोड था, गर्मी है तो कोई अपने अपने ऐसे ही नंगे बनियान इस पर डाल रहे और मतलब चल रहा है अपना हुक्का पानी। तो वो एंटरटेनमेंट का साधन था वो दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं उसको मिस करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब जो हो गया सारी चीज़ें, पहले तो शादी में भी रेडियो और साइकिल मिला करती है, रेडियो साइकिल मिलती थी। कमाल है, जिसको रेडियो साइकिल मिल गया वो तो लड़का जमीन पे पैर ही नहीं रखता था कि साइकिल मिल गई, रेडियो मिल गई। और दोनों के लाइसेंस बनता था, लाइसेंस ही बनता था, बिल्कुल। हाँ, मैं तो आपको बोले विवाह के किस्से शुरू हो गए। मैंने वो शादियां देखी हैं जिसमें अगर बारात बस में गई है तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। मैंने बैलगाड़ियों में बारात जाती हुई देखी है खुद। अच्छा जी। हाँ, और बारात की जो पिछली सीट थी ना, हाँ, वो बाजे वालों के लिए रिजर्व होती उसके बाद क्या है कि बस आ गई सीधी, और तब तक ट्रैक्टर नहीं पहुंचा था जीवन में। रोडवेज की बसें किराए पे जाती थी, किराए पे जाती थी, तो अभी कुछ साल पहले तक जाती थी। तो बस के साथ में जो संपन्न परिवारों की मैं बात बता रहा हूँ कि संपन्नता का प्रतीक था कि बस में जरा आइए, और कहते थे बैंड कौन सा है, जो पास वाला जो भी जगह कस्बा शहर होगा वहां से बैंड आते थे। अच्छा। तो 1-2 लोगों का पता होता था कि वो बैंड, जैसे हमारे यहाँ चांदपुर था, वो हबीब का बैंड बड़ा मशहूर था। अच्छा। तो अगर हबीब का बैंड आ गया और बारात गई है बस में, तो पूछो ना भाई, चौ साहब ने कमाल कर दिया है। और फिर शुरू हुई ये, थोड़ा सा 5-10 साल बाद में नया चलन ही आया कि बस में लड़का बैठना बंद हो गया। बोला मैं बस में नहीं जाऊंगा। बीए कर ली उसने, गुलाब सिंह हिंदू डिग्री कॉलेज चांदपुर से। तो वो बरातियों के साथ नहीं जाता। तो वो क्या करता था, उसके लिए एम्बेसडर कार अरेंज की जाती थी, जैसे तैसे मतलब कर दिया। तो वो कार में बैठ के जाता था, कार में दुल्हन आती थी। क्या दौर था यार, मजेदार। और उसके बाद धीरे धीरे आज तो आप देख रहे हो, उन्हीं जगहों पे मैं जाके देखता हूँ, शानदार बैंकेट हॉल हैं और सारी चीजें हो गई हैं। वो ऑटो नहीं खड़े पुराने वाले लंबे, जिसका वो होता था 3 पहियों वाले, भूंड टाइप, गणेश बोलते, गणेश। उसको मैंने एक दिन देखा, मैंने पापा इनका दौर जा चुका है। बोले तेरी नजर में जाली होगा, मैं तो तेरी माँ को बीसी में लाया था। तो ये ना 2014 के पहले का जो भारत था, मोदी पूर्व एरा, उसमें जीवंतता थी, आनंद था, तनाव संघर्ष जीवन कितने नहीं थे, लोग परेशान है तो फिर भी हंस देते थे। लेकिन 2014 के बाद का जो भारत है मोदी जी का, वो अजीबोगरीब है। अभूतपूर्व प्रगति उसमें हुई है। तो हो सकता है कुछ भौतिक सुविधाएं हमारी बढ़ गई हो, कुछ चीज़ों से हमारा नाता ज़्यादा जुड़ गया हो, लेकिन वो मस्ती, वो उमंग और वो उत्साह, जो आनंद हमने लिया जीवन का, वो अब दोबारा नहीं आना। वो आनंद मैंने अब दोबारा, अब अगर देखा है कहीं बहुत अरसे बाद, तो तब देखा जब मैं मेलोनी और मोदी जी को देख रहा था कि ये है वो। अच्छा, क्या लम्हे हैं। अच्छा सर, चलती बात में मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी और मेरी पीढ़ी में 2 दशक का अंतर है, 20 साल का। तो हाँ, ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो जैसे प्रधानमंत्री तो बहुत देखे हैं हमने, जैसे मुझे जो याद है वो राजीव गांधी का याद है। तो तब भी मतलब ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते थे। लेकिन मतलब अब जो कटुता आ गई है राजनीति में, या तो मतलब एक्सट्रीम विरोधी है या एक्सट्रीम मूर्खता के लेवल के पार जाके समर्थक है। ये वाला जो दौर है, क्या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, पता क्या होता है, जैसे 52, 57, 62, 67, मतलब यहाँ तक कोई लंबी चौड़ी मतलब कटुता जैसी चीज ही नहीं थी। सब स्वतंत्रता सेनानी थे, क्यों नहीं थी? क्योंकि विपक्ष नहीं था, और विपक्ष में जो थे वो भी आजादी से जुड़े हुए। सरकार जो बन रही है वो 70-80% सीटें उनकी आ रही हैं और 20% इनकी। तो इनका महत्व था, लेकिन इनसे कोई
इनको मिटाने की जिद नहीं थी हाँ, कटुता नहीं कि इनको हम खत्म कर मतलब देंगे ऐसे पूरी कोई तरीके नारे से। नहीं लग रहे थे कि है ना? विपक्ष मुक्त भारत है। तो मेन जो है इंदिरा गांधी के बाद चीजें शुरू हुई। और जब एक पूरा दौर ऐसा है, आप जब देखेंगे इंदिरा गांधी के आने के बाद से फिर बांग्लादेश का युद्ध हुआ और फिर जेपी का मूवमेंट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है वो। उसमें कन्फ्रंटेशन आ गया आमने सामने, इंदिरा बनाम अदर्स, और जेपी उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो थोड़ी सी कटुता, लेकिन वो वैचारिक असहमति पे आधारित थी, व्यक्तिगत तब वो भी नहीं थी। तो वो वहाँ से बढ़नी शुरू हुई। फिर जनता पार्टी का खत्म हो गया दौर, इंदिरा गांधी 1980 में आ गई। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी से ये लगा विपक्ष को, जो खिलाड़ी थे वहाँ के, कि भाई अब ये लंबी चलेगी। चूंकि आप ये देखिए कि 1980 में 311 या 12 सीटें लेकर तो यूपी में वापसी हुई थी। उसमें जहां पहले उनकी 90 के आसपास सीटें थी, लोकसभा इंदिरा गांधी हार गई थी। तो 80 में जो बहुत ज़्यादा समर्थन मिला कांग्रेस को, उससे लोगों में ये भ्रम बैठ गया कि हम एक कोशिश हमने की थी, विपक्ष ने, सब एकजुट हो गए थे, इमरजेंसी भी लगी थी, लेकिन ये तो फिर आ गई और अब ये लंबी चलने वाली है। अभी किसी को नहीं पता था कि 4 साल बाद इंदिरा गांधी को मार दिया जाएगा। वो तो प्राकृतिक चीज है ना, नेचुरल डेथ थी। तो अभी ये तैयार नहीं थे एकदम से, इनकी माइंड सेट ये थी कि लंबी चलेगी, जैसे और अभी है, जैसे सेम वक्त ने फैसला कर दिया उस समय। और फिर राजीव गांधी आ गए, तो तब तक भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, ठीक है ना। अब जैसे धीरे धीरे मंडल का आंदोलन हुआ, राजीव को बोफोर्स में घेरा, सोशल इंजीनियरिंग अफेक्ट होने लगी, राहुल मतलब ये डिफेंसिव हो गए, राजीव गांधी भी कि भाई अब ये, तो उस समय धीरे धीरे ये चीज़ें पनपनी शुरू हो गई थी। और इसका चरम बिंदु जो राम मंदिर की राजनीति है सारी की सारी, वहाँ आप ढूंढ लीजिएगा। ओके। चूँकि इस तरह के आंदोलन उनको बुनियादी नफरत पर होती, वो चल नहीं सकते उसके अलावा। तो जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में नफरत आ गई, चूँकि एक मजहब के लोग तो पूरी तरीके से खिलाफ थे और वो कह रहे थे कि अभी हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, और दूसरी तरफ वो लोग थी, फोर्सेस थी जो कह रही थी कि हम बनाएंगे राम मंदिर। कुछ हिंदुओं के बहुत बड़े तबके में लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो समाज का जो पोलराइजेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो उसमें फिर जातिवाद आ गई, क्षेत्रवाद आ गए, तो तमाम तरह की लड़ाई हो गई। तो पूरा माहौल तब से बिगड़ना शुरू हो गया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो स्काई इज द लिमिट। आपको राजनीतिक विरोध और राजनीतिक शत्रुता में बदल गया। तो इन्होंने आके क्या किया, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक तुम तो छोड़ो, तुम्हारी तो कुछ बात नहीं है, इतने नेहरू को जितना जन समर्थन मिला, सीटों में तब्दील हुआ, वो उन्होंने कभी नहीं कहा विपक्ष मुक्त भारत है। और ऐसे ही एक नारा लगा था, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। ये तो वो उस समय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन धर्मेंद्र जी एक फ़र्क और भी है, जैसे अब मेरी पीढ़ी के लोग हैं, मुझसे जो कुछ छोटे हैं, 10-15 साल हैं, उनमें और अब जो नई पीढ़ी तैयार हुई है पिछले 25-30 सालों में, उसकी मानसिकता में फ़र्क है। अच्छा। ये जो पीढ़ी है ये आक्रामक है, ये सारी चीज़ों का निपटारा वायलेंस से करना चाहती है। इनका घर में भी करेक्टर यही है, मेरी मानो नहीं तो ये कर देंगे, मेरी मानो नहीं तो ये कर देंगे। जो हम कहते हैं ना कि अब पीढ़ियों से डरने लगे पुराने लोग, वो ये पीढ़ी है। और इस पीढ़ी का वो प्रभाव जो है डराने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, वो भारत की राजनीति में भी आ रहा है। और वो सूट करता है उनको। आज मुझे कोई उत्तेजक बात बताएगा तो मैं सोचूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा उसकी, पहले तथ्यों में जाऊंगा कि ठीक है भी कि नहीं। और हमारी पूरी पीढ़ी यही करेगी। और इनके यहाँ नहीं है, थिंकिंग नहीं है, ये सूचना क्या पे एकदम पलटवार करते हैं, रुकते ठहरते नहीं, क्रॉस चेक नहीं करते, आपका जो अपना स्वयं विवेक है, जो आपकी समझ है जीवन के प्रति, जो आपका अनुभव है, वो तो है ही नहीं। उसको आप इस्तेमाल करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मेरे पिताजी एक बार बात बताया करते हैं हमको कि कभी भी समस्या को सींग से मत पकड़ो, फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कहते थे कि धीरे धीरे आप देखोगे कि सुबह 9 बजे अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, तो आपके प्रयास के बिना शाम तक वो काफी हल्का हो जाएगा। की बात थी, कितनी अनुभवी बात थी। तो वो कहते समस्या की पूंछ पकड़ो, सींग मत पकड़ो उसके। आप आते ही आप तैयार नहीं हो, समस्या आ गई, आपको थोड़ी पता ही है, और आप अड़ गए, आपकी कोई तैयारी तो है नहीं।
लेकिन जैसे धीरे आप रिएक्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे घंटे 2 घंटे में आपको समस्या की इंटेंसिटी समझ में आ जाएगी, और हो सकता लगे 2 घंटे बाद कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, या आप उसके समाधानों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, एक्शन नहीं लेंगे एकदम से। आज की पीढ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, इमीडिएट सब कुछ कर दो, स्पीड, थ्रिल, ये है जीवन में। अब आपकी हिम्मत नहीं, आप अपने बच्चों को ये कह दो कि बेटा सलाह नहीं दे सकते कि संभल के जाना, या ऐसे चलाना, वैसे चलाना गाड़ी को, ये करना। उनका जवाब अजीबोगरीब होता, पागल हूं मैं, बच्चा हूं मैं। तो ये है कि समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं ना, पीढ़ीगत बदलाव है, सभ्यतागत बदलाव है, इनका भी सारा राजनीति पे असर पड़ रहा है हमारी। कि राजनीति कोई बाहर की चीज़ थोड़ी है, समाज ही तो है, आफ्टर ऑल समाज की तो है। तो इसमें आएंगे इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही। आपको तो हमारे जैसे लोग डर जाएंगे, जो आप कम डरोगे क्यों, आपने ये वाली पीढ़ी थोड़ी देख रखी है। और जो नया 20-22 साल का लड़का मेरे पास आएगा, बिल्कुल ही वो डरेगा। कहेगा दादा क्या चिंता करते हो, ये कोई बात है, ये कोई बात है। आपको तो है ना, वीडियो शुरू होने से पहले रोज एक मेलोडी खिलानी पड़ेगी। चलिए एक मुझे आप दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा, सवाल से सवाल निकलते हैं। थैंक यू। एक सवाल और रह गया जी। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, हो सकता है अपनी अपनी सबकी सोच होती है, कि जैसे कोरोना आया तो मोदी जी ने एकदम से ना देश को पैनिक में डालने का काम किया, और अफरा तफरी मच गई, एकदम से लॉकडाउन, फलाना डाउन, टिकड़ा डाउन। लोग, इतनी बड़ी आबादी पे लॉकडाउन लागू भी नहीं होना था सर, तो हमने वही किया जो करना था। अब ये जैसे संकट आया भाई, तो एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले अपने देश के तमाम अर्थशास्त्रियों की मीटिंग बुलाता, सबकी, उनसे पूछता सर्वदलीय कि देश के सामने अब ये सिचुएशन आ गई है, हम इसमें प्रिवेंटिव क्या कदम उठा सकते हैं। कोई भी, मतलब वो जो ताऊ जी कहते थे सींग से, मैं मतलब पूंछ से ही पकड़ता इस चीज़ को। और देश के सामने ये बताने से पहले कि संकट आना है भाई, लेकिन हमने ये तैयारी कर ली है और अब तुम ये तैयारी करो, ये ज़्यादा ठीक रास्ता होता है। या मोदी जी जैसे संकट में मोदी जी का जो व्यक्तित्व है बिखर जाता है जी, एकदम से वो पलायन करने की सोचने लगते हैं, तो ये उनका मुझे माइनस पॉइंट लगता है हमेशा। वो है तो 75 साल के, उम्र में मेरे से भी 7-8 साल बड़े हैं, तो और मैं अपनी परिपक्वता की बातें बता रहा हूँ आपको, जो हमने कभी सीखी, तो मेरे से तो ज़्यादा उनको पता होना चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिशियन है, वो चीज़ों को फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके पीछे एक अपना गणित है कि मैं ये करूँगा तो ये असर होगा। दूसरे, वो कभी भी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के रूप में आचरण नहीं करते। अब आप कहते हो कि सभी सीटों पे मोदी खड़ा है, कितनी अनडेमोक्रेटिक बात है। हाँ, मतलब जो आदमी खड़ा है उसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है इसका। मैं कहता हूँ चौधरी चरण सिंह को किसी ने मंच पे आके बताया, जी ये जो कैंडिडेट आप ले आए हो ना, कैसे भी टिकट ले आया, ये गंदा आदमी है, बेकार आदमी है। तो उन्होंने मंच पे कहा कि भाई इसको वोट मत देना, अपना हिसाब अपने और हिसाब से कर लेना। है मोदी जी देश से बड़े हैं, मोदी जी ये मान कर चलते हैं कि समझ जो मेरे अंदर है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। वो जब डिसीजन ले रहे होते हैं, आप देखो चाहे नोटबंदी का हो, कोई हो, वो अकेले खड़े होते हैं बिल्कुल। इधर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है, वो अकेला है, शिखर पे दोनों लोग अकेले हैं। ये राहुल भी कान लेके चलते हैं साथ में लोगों को, है ना। इनके प्रति मन में अगर कोई भाव आएगा तो लोगों को बुदबुदा कर रह जाएंगे। अजीबोगरीब, मतलब मोदी जी कुछ करें, अगर वो गलत है तो जो उनके समर्थक हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई क्या करें, कर दिया तो चलो जिंदाबाद। यही राहुल के साथ में है, शिखर पे दोनों लोग अकेले हैं। लेकिन मोदी जी को ये वहम हो गया है, वो जो बार बार बताते हैं नॉन बायोलॉजिकल और अवतार वगैरह, कि जो मैं सोचता हूँ मैं सिर्फ सही ही सोचता हूँ और मुझे किसी की सलाह की जरूरत है नहीं। और ये प्रयोग उनके विदेशी यात्राओं में जाकर विफल हो जाते हैं पूरी तरीके से। हो सकता है उनकी प्रतिभा पूरी तरह देशज है, वो भारत में काम कर जाती है लेकिन विदेशों में काम नहीं करती। बोल्डनेस की कमी है जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि संकट के समय मोदी जी घबरा जाते हैं, है ना। हाँ। देश नहीं घबराता,
देश नहीं घबराता, देश आज भी नहीं घबरा। और आप ये देख लेना सर, ये जिसको संकट संकट चिल्ला रहे हैं ना मोदी जी, कुछ नहीं आना यहाँ पे। संकट तो आके चले जाए, राजा क्योंकि इस का देश चेहरा ने बहुत बता संकट देते देख लिए संकट आया पहले। था और चला गया। हाँ, इन्होंने मतलब इस देश ने बहुत सारे संकट झेले हैं। नहीं, अभी इस देश का, भारत देश का मतलब आप 70-75 साल कोई कुछ भी नहीं होता एक राष्ट्र जीवन में, ये कोई बड़ा समय नहीं है। अभी तो खुशियां भारत पे दस्तक ही नहीं दी। दस्तक नहीं दी। जहाँ 85-90 करोड़ आदमी इतने बड़े जनसंख्या का रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, नौजवान आपके बेरोजगारी से त्रस्त हैं, है ना, और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बच्चे इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट पर, तो कहाँ यहाँ खुश रह सकता है कोई दारू पी के नशा करके खुश हो ले तो हो ले। बकैती ने जिंदा रखे हुए इन लोगों को। हाँ। मकसद कहाँ है लोगों के पास? अब देखो मजे की बात है, बातें निकलती रहती हैं कि भगवंत मान को ने कल नशा मुक्ति की शपथ दिलाई अपने लोगों को पंजाब में, और क्या सोच रहा होगा वो, तो वो क्या एक्चुअली में हमारा देश बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण ही है सर कि जो लीडरशिप है हमारी, उसकी कथनी और करने में इतना ज्यादा अंतर है कि वो जनता पे इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ पाते सर। उसमें क्या है धर्मेंद्र जी, हमारे दौर में जो वक्त हमने टोटल देखा है, मतलब नकली लोग राजनीति में इसलिए जाते थे कि उनके पास एक विचार होता था, उनके पास एक कार्यक्रम होता था। अगर कोई विधायक का चुनाव भी लड़ रहा है तो वो ये सोचता था मैं इस विचारधारा की पार्टी में जाऊंगा और अपने क्षेत्र के लिए काम करूंगा। ईमानदारी की सोच थी। आज उसकी जगह पूरी तरीके से धंधे ने ले ली। जब भी कोई नौजवान राजनीति में प्रवेश कर रहा तो उसके टारगेट क्लियर है कि एक बार मौका लग जाए सब ठीक कर दूंगा। तो आप राजनीति में जो स्टफ आ रहा है उसकी क्वालिटी देख लो ना, आप तो खूब देखते हो, हम भी देखते हैं। जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती कि पहले गंदे तरीकों से कैसे भी उन्होंने पैसे कमा लिए 20-30-50 करोड़, और अब उसके बाद अगला लक्ष्य उनका राजनीति है। तो आप उनसे अगर ये अपेक्षा करोगे कि वो समाज जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे और नैतिकता की बात करेंगे तो हमारी भूल है। तो हमें तलाश करना चाहिए विचार से। राजनीति बिना विचार से जुड़े नहीं हो सकती, चाहे वो भाजपा का विचार हो चाहे कांग्रेस का विचार हो। जुड़ जाओ कहीं भी, राइट विंगर बन जाओ, भाजपाई बन जाओ, संघी बन जाओ, कांग्रेसी बन जाओ, कम्युनिस्ट बन जाओ, समाजवादी बन जाओ, लेकिन कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ। चूंकि ये विचार जो है ना आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देगा। विचार कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है। और जब तक ये लड़ाई वैचारिक होगी, मैं आपके उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ कि कटुता नहीं रहेगी कि आप एक साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति को दक्षिण पंथ का विचारधारा वाला व्यक्ति आराम से सहन कर लेगा। कोई दोनों एक साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस माहौल को हमें लाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। एक बार कोई बात हुई, मैंने कॉमरेड इंद्रजीत से ऐसे बोला कि सर ये मतलब आप इनके प्रति आपके मन में इतना मतलब प्रेम का भाव, बोले यार हम सब एक ही तो हैं भाई, विचारधारा की लड़ाई है ये, व्यक्ति के रूप में मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ। और विचार का महत्व कितना है सर, ये देखिए पंजाब का बंटवारा एक किताब है सर, काफी मतलब अच्छी किताब है इश्तियाक अहमद की। उसमें एक मोहल्ले में अमृतसर के मारकाट मच गई सर, और एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि मुस्लिम भी मारे जाने थे और हिंदू भी मारे जाने थे, सिख भी मारे जाने थे। और वहां पे एक सिर्फ आदमी था जो कम्युनिस्ट था सर, डॉक्टर लाभ सिंह। और डॉक्टर लाभ सिंह दोनों समुदाय के सामने छाती अड़ा के खड़ा हो गया कि इनको मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और वो उसने काफी लोगों की जान बचा ली जी, एक आदमी ने। तो मैं ये देख रहा था कि विचारधारा का मतलब कितना बड़ा प्रभाव जीवन में होता है और कितना बल वो अंदर से देती है इंसान को। विचार से शक्ति मिलती है, विचार ही तो सब कुछ है। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, ये देकार्त जैसे दार्शनिक ने इतनी बड़ी बात कही है, जो सोचता ही नहीं उसका होना ना होना क्या मायने रखता है। और वो किताब एक मुस्लिम ने लिखी है सर, लेकिन इतनी ऑनेस्टी के साथ, इतना रिसर्च करके लिखी है। दिमाग मुसलमान हिंदू नहीं होता। हाँ, दिमाग है, कैसे हो जाएगा हिंदू दिमाग? आपकी साइकोलॉजी हो सकती है, मानसिकता हो सकती है। आरएसएस वाले क्या कर रहे थे, हाँ। और मुस्लिम लीग के वाले नेशनल गार्ड बना, वो मतलब दोनों ही तरफ से। देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व वाली राजनीति या दक्षिण पंथ की राजनीति की जो सोच है वो देश के खिलाफ है, तो उसको हमें तर्क ढूंढने पड़ेंगे। हमारे पास कुछ तथ्य होंगे, तर्क होंगे, उनका पक्ष हम जानेंगे, भाई आपके अंदर इतनी क्यों है, ये वितृष्णा क्यों है, तभी तो हम बातचीत कर पाएंगे। तो वो संवाद के सेतु सारे टूटे पड़े हैं, नफरत ने तोड़ रखा है, और किन्हीं लोगों को शायद ये सूट कर रहा है। और दिक्कत हमारे भारतीय समुदाय की है सर कि हम बहुत सारे लोग, हमें किताबें पढ़ने की आदत नहीं है सर। हम तथ्य ढूंढेंगे तो जब ना जब पढ़ेंगे, हम पढ़ते नहीं है सर।
देखिए समझदारी एक ऐसी चीज, आज ही मुझे किसी सज्जन ने बताया, ब्राह्मण थे वो, कि एक बनिए यहाँ के सेठ जी गांव से निकले हुए हैं सारे लोग, वो पास वाले कस्बे में चले गए। उन्होंने अपनी जड़ें नहीं भूली, वो अपने गांव जरूर जाते थे। वो कहते थे कि हालांकि मेरी मजाक ज़्यादा उड़ती है, और भाई आ गया लाला है, इस तरीके की चीज़ें। तो बोले एक बार गांव के लोग आए चल के, हरियाणा की बात है आपकी, और उन्होंने कहा कि भाई हम छोटू राम धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं, और सेठ जी कर दे कुछ इंतजाम, जेब ढिल्ली कर ले। तो उसने बताओ जी, आप जो आप कहोगे वही हो जाएगा। बोले भाई, एक उन्होंने से बोला भाई 1.5 लाख की 1,51,000 की रसीद काट दो सेठ की। तो बोला जी चौधरी साहब कमाल हो गया, आप आ रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग मेरे आज आए हैं मेरे पास में, सिर्फ 1.5 लाख, ये क्या बात कर दी, 5 लाख की काटो। कितना अब सोच देखो, हरियाणा ये हरियाणा है। मतलब 5 लाख रुपए उसने निकाल के दिए सेठ जी ने कि ये ले। तो वो साथ बैठा कोई आदमी था, बाद में कहा कि बाबूजी ये क्या कर दिया आपने, 1.5 लाख में काम हो रहा था 3.5 लाख का। अरे बेवकूफ, बोला ये कर्जा तो सारी उम्र नहीं निपटेगा, तो कोई चीज ही नहीं है। और एक देखिए, आप याद आ गया, सेठ साजूराम जी खूब चंदा देते थे सर। वो रविंद्रनाथ टैगोर को भी चंदा देते थे, सबको देते थे, क्रांतिकारियों को। तो एक बार टैगोर जी के यहाँ उनको आमंत्रित कर लिया, तो उन्होंने पूछा कि भी सब ये जो सेठ लोग हैं इन्होंने कितना चंदा दिया है। तो उन्होंने बताया फिगर में कि इतना चंदा दिया है। तो बोले आप है ना मेरा भी इतना ही लिख दो। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत खुश हुए, शांति निकेतन के लिए इतना चंदा आ गया। लेकिन जो सेठ थे वो कॉम्प्लेक्स में आ गए जी। वो उनसे मिले जाके कि आप हमें शर्मिंदा करने के लिए ऐसे चंदा लिखवाते हो। तो उन्होंने कहा सेठ जी मेरा बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको शर्मिंदा करने का, और आज के बाद मैं जिंदगी में जितना चंदा आप लिखवाओगे उससे हमेशा 1 रुपया कम लिखवाऊंगा। और उन्होंने वो वचन निभाया सर। ऐसे ऐसे लोग हरियाणा में हुए हैं, आप ये देखिए। हाँ, तो उन लोगों की चर्चा हम लोगों ने करनी छोड़ दी ना, हम उनके बारे में जानते नहीं। अब प्रेरणा कहाँ से लोगे आप? प्रेरणा तो तभी मिलेगी ना आप किसी को सुनोगे, पढ़ोगे, तभी तो आएगी। बढ़िया सर। मेलोडी मुझे लगे एक डब्बा रखना पड़ेगा अपने को। एक्चुअली पॉलिटिकल चर्चाओं से ज्यादा सामाजिक रूप से हमें एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है सर। हाँ, तो फिर राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, फिर राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। सही तो नहीं है दोस्तों, आप भी अपने विचार जरूर लिखें। आज हालांकि पॉलिटिक्स पे ये टॉपिक था, पर ये चलता चलता इतना सामाजिक हो गया, और मुझे तो आनंद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं राजनीति से परे सबसे पहले समाज को मानता हूँ कि अगर समाज एक दूसरे से प्रेम करना सीख गया, समाज में एक दूसरे के प्रति सौहार्द होगा, तो फिर राजनीति भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि समाज से ही राजनीतिक लोग निकलते हैं। यही एक रास्ता है दोस्तों कि हम प्रेम एक दूसरे से करें और ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करें। जैसा भारत आप बनाना चाहते हैं अपने आप बनाएंगे, बन जाएगा। और मेलोडी खाइए दोस्तों, ज़्यादा मत खाइए, दांत से चिपकती है, ये खराब हो सकते हैं दांत, कैविटी बनेगी। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।